गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो 6 या 8 नंबर का आपको पूछा जा सकता था, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। क्वेश्चन तो इजी था यार उस हिसाब से, है ना? क्योंकि देखो आपको केवल उसमें एक चीज़ में थोड़ा सा अलग लगा होगा कि आपका जो CN और आपको OH वाला था। CN आपका जो साइनाइड होता है, ये आपका एक प्रबल लिगेंड होता है, जबकि आपकी जो OH होता है ये एक क्या होता है आपके पास में दुर्बल लिगेंड होता है। तो कल की क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट भी थी, आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मेरी सारी क्लासेस ही रहती है, ठीक है। कल की क्लास में आपका क्या था? कल की क्लास में आपके पास में जो आपका क्या था, क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, तो वो थोड़ा सा बड़ा था। एक मतलब आपको लगा होगा कम से कम बहुत सारे बच्चों के 4-5 पेज में चला गया होगा। बच्चे सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, उफ हालत खराब हो गई, पसीने छूट गए। लेकिन इजी था, कॉमन चीज थी उसमें, आयरन। जो बार बार एक ही चीज वहां पे आपका पहला दूसरा तीसरा केवल एक ही चीज वहां पे लागू हो रही थी, क्वेश्चन में एक ही चीज आ रहा था। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा आपके लिए टफ रहा होगा, है ना? इजी था उस हिसाब से तो देखा जाए। कोई बात नहीं, अगर जिसने भी प्रैक्टिस करी होगी तो अच्छी बात है। तो जिसने अगर नहीं देखा होगा तो एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बोल रही हूँ मैं। तो एक बार आप जरूर उस क्वेश्चन को देख लेना कि हाँ भाई क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा कि जो मैम बार बार बोली कि एक बार तो देखना ही पड़ेगा भैया, वरना तो काम नहीं चलेगा। तो आज की जो क्लास है वो है आपके पास में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, या इसको बोलते हैं आपके पास में क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट, है। मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे आपके पास में। अब जैसे अगर आप जैसे ना, आप आगे अगर BSc वगैरह करोगे और आपके पास में अगर फिजिक्स लोगे आप, जो मतलब मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो उनका तो उनके पास तो ज़्यादा ऑप्शन रहते नहीं है। ऑप्शन मतलब जैसे आपको केवल चूज कहाँ पे करना पड़ेगा, एक आप करोगे केमिस्ट्री और जियोलॉजी, बहुत सारे कॉलेजों में होंगे। अच्छा, अब तो आपके पास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई यार, तो हाँ तब आप चेंज हो सकता है। लेकिन हाँ मतलब जैसे जब मैंने कॉलेज में कर रही थी तो उस टाइम पे क्या था, हमारे पास में क्या होता था कि आपको मैथ्स लेना है, केमिस्ट्री लेना, मैथ्स और फिजिक्स तो आपके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन आपको केमिस्ट्री और जियोलॉजी में से एक चूज करना होता था। तो ऑब्वियसली बात है यार, मेरे को तो केमिस्ट्री से प्यार है भाई बहुत ज़्यादा, तो मैंने तो केमिस्ट्री ली, है ना। तो अगर जब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे केमिस्ट्री में ऐसा लगा कि ये तो भाई इंग्लिश कहाँ से आ रहा है, हमने तो हिंदी में मतलब हिंदी में पढ़ा है, तो इंग्लिश का तो भैया कैसे करेंगे, इस जो आपके पास में मुश्किल है इसके इससे सामना कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, हो जाता है, धीरे धीरे आदत लग जाती है। तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे इंग्लिश मतलब इंग्लिश में पता होती है, लेकिन हिंदी में मैं नाम भूल जाती हूँ कभी कभार, क्योंकि हमारा अब सारा इंग्लिश में ही हो जाता है ना। तो कोशिश किया कीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए, मतलब इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में भी, जो मैं आपको करवाती हूँ, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड, अब बच्चे बोलेंगे बताओ भाई क्रिस्टल फील्ड का हिंदी बताओ, मुझे तो जानना है क्रिस्टल फील्ड का हिंदी क्या होता है। तो बच्चों ये क्रिस्टल फील्ड ही लिखते हैं इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास में हिंदी में आपके पास में अगर आप पेपर देखोगे तो आपके पास में दो मीडियम में आता है, एक आता है आपके पास में इंग्लिश में भी आता है, एक उसमें हिंदी में भी आता है ना। तो दोनों में अगर देखोगे तो क्रिस्टल का स्पेलिंग मतलब क्रिस्टल होगा, फील्ड का फील्ड लिखा होगा, सिद्धांत का थ्योरी लिख दी होगी उसने, है ना। और हिंदी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आप बोलोगे कि हम ये क्या होता है भाई, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, है ना, हमने तो इंग्लिश में देखा था क्रिस्टल फील्ड पे, तो हमने सोचा था कि ये आएगा ही नहीं, छोड़ दिया। तो ऐसे बिल्कुल गलती मत करना। देखो कोई चीज होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीनिंग दोनों ही एक जैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जो आप डेली यूज में भी अपने डेली रूटीन में भी यूज करते होंगे। चलो फिलहाल फालतू की बातें कम करते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके पास में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में, ठीक है। हाँ एक और चीज है, मैंने आपको क्या बोला था कल की क्लास में, मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था, जो था आपके पास में FECN 6 होल सफिक्स में और 4 माइनस पावर में था उसका, है ना। तो उसका नाम और दूसरा था आपके पास में FeOH होल सफिक्स 6 और क्या था उसके पास में पावर में -4, उसका नाम के लिए। तो बहुत सारे बच्चों ने करा था, बहुत अच्छा लगता है यार जब बच्चे होमवर्क करते हैं, है ना। तो एक लड़की है सिमरन कुमारी,
है ना। तो मतलब उसके मैं देखते रहती हूँ, वो करती रहती है, उसको कुछ ना कुछ मतलब ऐसा लगता है ना, बच्चे का एक जानने का जो इच्छुक वो होता है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चा सीखना चाहता है, तो बार बार क्वेश्चन, उसको जो भी डाउट रहता है पूछती है। तो ऐसे भी आपको भी अगर कहीं कभी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो पूछ लीजिए कीजिए। दूसरी चीज, क्लास आपको कैसी लगती है ये भी आपने कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं, जो मैं होमवर्क देती हूँ जरूर कीजिए, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है आपका, रिवीजन करके आइए क्लास में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट में, सिद्धांत में, सॉरी इफेक्ट तो आप बीएससी में करोगे अगर कोई, तो उसमें आपको फिजिक्स में मिलेगा 3rd या 4th सेमेस्टर में, ठीक है। या आपके पास में सेकंड सेकंड ईयर में मिल जाएगा वो, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की तरफ। क्या है आपके पास में, क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। इसको जरा करेक्ट कर देना यार, इसको जरा करेक्ट, कभी कभार हमारे कंप्यूटर वहां से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, इसको लिख देना आप फील्ड, यहाँ पे टी की जगह, ट की जगह आप क्या लिख देना, एल लिख देना। मुझे तो एक अच्छे से विजिबल भी नहीं हो रहा है, एक तो कौन सा कलर है ये, लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना आप, एल बना देना भाई, ठीक है। विजिबल है अच्छे से, ठीक है, उतने अच्छे से विजिबल नहीं है, लेकिन इसको क्या लिख लेना, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या है। तो थोड़ा बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में हम। क्या है आपके पास में क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट, कि सन 1937 में, 1937 में वॉन वेल्क एंड बैथ ने उप सह संयोजक यौगिकों में एमएल, क्या होता है आपका एमएल, क्या होता है, धातु लिगेंड, मेटल लिगेंड, ठीक है। बंध की संरचना को स्पष्ट करने के लिए सीएफटी, है ना, क्या है आपके पास में सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या है सीएफटी भाई, क्या है ये सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं निम्न प्रकार से प्रतिपादित की। 1937 में क्या है आपके पास में, वॉन वेल्क एंड बैथ ने क्या करा आपके पास में, जो धातु लिगेंड की बंध की संरचना के लिए आपके पास में क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्लियर हो गई बात। तो पहला क्या है आपके पास में, धातु लिगेंड बंध एक प्रकार का आयनिक बंध होता है। क्या बोला इन्होंने, कि जो धातु लिगेंड, आप जो धातु लिगेंड बंध है वो एक प्रकार का क्या है आपके पास में, आयनिक बंध होता है, जिसमें धातु तथा लिगेंड के मध्य आकर्षण बंध के कारण बंध की उत्पत्ति होती है। क्या बोल रहा है ये, धातु लिगेंड एक एक प्रकार का आयनिक बंध है, जिसमें धातु तथा लिगेंड के मध्य आकर्षण बल के कारण, ठीक है, धातु और लिगेंड के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, उसके कारण बंध की क्या हो जाती है, यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है, बंध बनता है, ठीक है। जब लिगेंड धातु आयन के समीप पहुंचकर धातु लिगेंड बंध बनाता है, क्या बोल रहा है, जब क्या कर रहा है ये, जब लिगेंड धातु आयन के, आपने पढ़ा होगा आपके पास में एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, लिगेंड क्या करते हैं, उप सह संयोजक बंध के द्वारा उससे जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे जब लिगेंड धातु आयन के समीप पहुंचकर धातु लिगेंड बंध बनाता है, तो लिगेंड में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया आपका सही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन द्वारा चल, इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के डी उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे प्रतिकर्षित होते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जब लिगेंड धातु आयन के समीप आते हैं और धातु लिगेंड बंध बनाते हैं, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे जो डी कक्षकों की ऊर्जा है वो क्या हो जाती है आपके पास में, बढ़ जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आगे, पांचों डी कक्षक समान विन्यास में नहीं होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा में वृद्धि एक समान रूप से नहीं होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में, कि पांचों डी कक्षक समान विन्यास नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी जो ऊर्जा होती है उनके वृद्धि में भी एक समान रूपता नहीं प्रदर्शित होती है। थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है आपके पास में, मान लो ये आपका है कुछ इस तरीके से, ये है बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल, ठीक है। लाइन शायद मेरी सीधी नहीं है, चलो मैं सीधी बना देती हूँ उसको, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास में एक डायग्राम टाइप बोल सकते हो आप बनता है। ठीक है, ये बना आपका कुछ इस तरीके से। ये पढ़ा होगा भाई आपने, डंबल डंबल डंबल, है ना? कहाँ पढ़ा है? ये पढ़ा है आपने। अच्छा, ये पूरा ही हट गया। चलो दोबारा से बना लेते हैं। ये देखो, बन गया। ठीक है, थोड़ा छोटे बड़े हो गए, कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये है आपके पास में डी एक्स वाई। ठीक है, क्या क्या है? ये है आपके पास में डी एक्स वाई, टी वाई जेड और टी जेड एक्स। डायग्राम क्या है? ये है आपके पास में, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा भाई। कहाँ पढ़ा होगा? 11th क्लास में। बिटवीन द एक्स ऑर्बिटल, क्या है ये आपके पास में? ये है बिटवीन बिटवीन द एक्स। ठीक है, बिटवीन द, सॉरी एक्स नहीं, एक्सिस, बिटवीन द एक्स ऑर्बिटल, बिटवीन द एक्स एक्सिस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है, बिटवीन द एक्स ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगर यहाँ पे विजिबल नहीं होगा तो मैं बोल रही हूँ तो उसको सुन लेना। क्या है आपके पास में? ये एक मैंने यहाँ पे संरचना बनाई, जो क्या है, जो क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना है इसको। पहले थोड़ा सा बना लेना आप, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डैश डैश आएगा, ये। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपका क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्लियर हो गई बात? क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ से पढ़ो, तो धातु लिगेंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक प्रकार का आयनिक बंध होता है, जो धातु के समीप आने पर लिगेंड क्या बनाते थे? एक आपके पास में धातु लिगेंड बंध बनाता है। क्लियर हो गई बात? तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? यहाँ पे प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिस कारण डी की जो कक्षा है वो उसकी कक्षकों में क्या हो जाते हैं? ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। पांचों डी कक्षक समान विन्यास में नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी ऊर्जा भी एक समान नहीं होता है। यहाँ पे ये बना लेना और यहाँ पे लिखना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। दूसरा बनाती हूँ मैं, ये पढ़ा होगा भाई, जरूर पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है ये? याद करो, ये पढ़ा है आपने 11th क्लास में। ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाती हूँ मैं, तो एज इट इज यहाँ पे भी आप बना लो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये इसके अंदर आएगा ऐसे कट होके। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इसके अंदर आता है भाई। ये बन गया ऐसे, ऐसे, ऐसे बड़े हो गए। चलो मैं दोबारा से अच्छे से बना देती हूँ, कुछ इस प्रकार से। बनी, चलो भाई बन गया, ये बन गया यहाँ से। और यहाँ से ऐसे लो इसको, और ये आ गया आपका। लाइन पूरी खींच लेना है नीचे तक ऐसे। ठीक है भाई, ये एक पॉइंट में आएगा, इसको एक पॉइंट में ही बनाना आप। यहाँ पे थोड़ा हो गया ना, यहाँ पे इसको एक पॉइंट ही रखना, इस तरीके से। ये बना आपका, ये किसका डायग्राम बना? ये बना आपके पास में, ये बना आपका, मिडेटर लाइन खींच लेते हैं हम यहाँ पे। ये बना किसका? ये बना आपके पास में डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का डायग्राम। ठीक है, ये है आपके पास में along द एक्सिस ऑर्बिटल। क्या है ये आपके पास में? along द एक्सिस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात? ये क्या था आपके पास में? बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। ये क्या है आपके पास में? along द एक्सिस ऑर्बिटल। ठीक है, डायग्राम किसका है? ये है आपके पास में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स का। एक्स वाई और जेड क्या है? निर्देशांक है। निर्देशांक क्या होता है आपके पास में? आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या पढ़ा था आपने? जेड एक्सिस। थ्री डायमेंशनल, तीन विमीय होता है ना? जैसे 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 मैं आपको बताऊं, जैसे क्या हो गया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। अच्छा ये बताओ मुझे, ये कौन सा डायमेंशनल है? थ्री डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, या कौन सा है? ये आपके पास में क्या है? फटाफट से बताओ।
ये क्या है, ये 2D में है ना। ये क्या है आपके पास में, ये 2D है। 3D क्या होता है, 3D होता है आपका कुछ इस प्रकार से। कहाँ पे बनाऊं मैं, कहाँ पे बनाऊं, चलो यहाँ पे बता देती हूँ। 3D क्या होता है, 3D होता है आपका कुछ इस, ये हो गया आपके पास में 3D, ये होता है, ये 3D होता है। ठीक है, एक्स, सॉरी ये आपका वाई एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस, और ये क्या होता है आपके पास में जेड एक्सेस। ये 3D हो गया। और ये जो हम ये बनाते हैं ये 2D होता है, एक्स जेड। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ गए इतनी बात। ये क्या हो गया आपके पास में, ये 3D हो गया, जिसमें हमारा क्या होता है, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं, एक्सिस, जैसे हमारे पास में क्या पढ़ लिया हमने, एक्स वाई जेड पढ़ लिया। क्लियर, आई बात समझ में। अतः पांचों डी कक्षक लिगेंड की उपस्थिति में ऊर्जा के निम्न दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें ईजी और तथा T2G समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये भी, इसको भी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं बना देती हूँ किस प्रकार से। देखो 5 यहाँ पे डी उपकक्ष हैं, ठीक है, 5 बना लो भाई। तो ये किस प्रकार से बनेगा आपके पास में, ये बना आपका, हमने यहाँ पे बनाया एक कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पेन को पतला करके, ये है आपके पास में डी एक्स। ठीक है, ये क्या, सॉरी डी एक्स वाई, ये क्या है आपके पास में, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, समझ गए बात में। ये है आपके पास में डी वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या है आपके पास में, डी एक्स वाई, ये क्या है आपके पास में, डी वाई स्क्वायर। और उसके बाद है आपके पास में ये है डी वाई जेड। ठीक है भाई, और फिर आ गया आपके पास में डी जेड एक्स, 1 2 3 4 5, एक और छूट गया, एक और क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, क्या क्या लिया हमने यहाँ पे आपके पास में, एक लिया हमने डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, सॉरी डी वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, डी वाई जेड। ठीक है, फिर क्या है आपके पास में, डी जेड एक्स, और ये क्या है आपके पास में, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से देखो ये, और यहाँ पे भी ये क्या बनाता है, 5 ऑर्बिटल बनाते हैं, 5 क्या बना देते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल। विजिबल है लाइन, थोड़ी पतली तो नहीं हो रही है, ठीक है, चलो थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ मैं इसको ना। चलो ये बना देती हूँ मैं यहाँ पे भी एज इट इज 5 आपके पास में ऑर्बिटल। ठीक है, ये इधर पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 बन गया ये। अब ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। देखो एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार बना दूंगी ना मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी आपको, है ना, तभी मैं ज्यादा अच्छे से आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बना लो, एक जाएगा ये किस किस, एक किसकी तरफ जाएगा, एक जाएगा ये ईजी की साइड, है ना, एक बनाएगा ये ईजी, और यहाँ पे बनाएगा, एक बनाएगा ये T2G। क्लियर हो गई बात। तो ईजी में आपके पास में आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा भाई, ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो ये बनता है, जो ईजी का होता है ये होता है आपके पास में 2 पार्ट में। ठीक है, और जो ये T2G होता है ये होता है आपके पास में 3 पार्ट में। ठीक है, और मिड 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 में एक लाइन होती है, जो होती है क्या बताती है, जो यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बताती है आपके पास में कि जो, अगर हम इसका पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा आपके पास में ईजी सेट, क्या है ये, ईजी सेट, और ये है आपके पास में T2G सेट। ठीक है, ये है आपके पास में अलोंग द एक्सिस, क्या है आपके पास में, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है आपके पास में, ये हो जाएगा बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ये होगा आपके पास में डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ ये आपके पास में, ये बना आपका डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या बना यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बात करें अगर हम इसकी, तो ये बना आपके पास में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और ये बना आपके पास में डी जेड एक्स। क्लियर हो गई बात, क्या क्या बना आपके पास में,
डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और ये नीचे वाला बना टी टू जी सेट बना आपके पास में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें, है ना, अगर हम इसकी ई एनर्जी कैलकुलेट करें तो ये आता है आपके पास में प्लस में 0.6 और ये आता है आपके पास में ई इक्वल टू माइनस का 0.4। क्लियर हो गई बात? इतनी बात है समझ में? ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 5D कक्षकों की, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखोगे भाई, 5D कक्षकों की ऊर्जा, 5D कक्षकों, 5D कक्षकों की ऊर्जा के कारण, सॉरी, ऊर्जा में प्रतिकर्षण हो रहा था ना यहाँ पे, ऊर्जा में प्रतिकर्षण के कारण, ऊर्जा में प्रतिकर्षण के कारण वृद्धि, ठीक है, वृद्धि की काल्पनिक अवस्था, ठीक है, वृद्धि की काल्पनिक अवस्था, काल्पनिक क्या जाएगी यहाँ पे आपके पास में, वृद्धि की काल्पनिक अवस्था। ठीक है, अब देखो कहाँ पे हो रहा है, ऊर्जा कहाँ है, देखो एनर्जी यहाँ पे कितना है 0.6 है और यहाँ पे कितना है माइनस का है, यहाँ पे क्या है आपके पास में माइनस का है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है, तो प्रॉपर लिख लेना भाई, इसको प्रॉपर लिख लेना, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बना लेती हूँ फिर ज्यादा अच्छे से आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5D कक्षकों की ऊर्जा में प्रतिकर्षण के कारण वृद्धि की काल्पनिक अवस्था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे समान ऊर्जा के, ठीक है, क्या लिखोगे, समान ऊर्जा के 5D कक्षक, 5D कक्षक, ठीक है, तलस्थ, तलस्थ मतलब निम्न ऊर्जा, तलस्थ मतलब निम्न, निम्न ऊर्जा अवस्था की अनुपस्थिति, की अनुपस्थिति, बस हो गया। अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, आपको पता चल गया कि क्या होता है जब धातु लिगेंड क्या करता है भाई, जब धातु लिगेंड ये एक प्रकार का आयनिक बंध है जिसमें धातु तथा लिगेंड के मध्य आकर्षण बल के कारण बंध की उत्पत्ति होती है। जब लिगेंड धातु आयन के समीप पहुंचकर एक धातु लिगेंड बनाता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के डी उपकक्ष में क्या होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन की प्रतिकर्षित होने के कारण डी में ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, पांचों डी कक्षक में समान विन्यास नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी जो ऊर्जा होती है उनके विन्यास में भी एक वृद्धि नहीं होती। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझो कि क्या बोल रहा है, कि पांचों डी उपकक्ष लिगेंड की उपस्थिति में ऊर्जा के निम्न दो प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या है, समान ऊर्जा, ठीक है, क्या है आपके पास में, समान ऊर्जा के 5D उपकक्ष निम्न ऊर्जा की अनुपस्थिति, यहाँ पे क्या है 5D उपकक्ष हैं जो क्या है निम्न ऊर्जा में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5D कक्षकों में ऊर्जा में प्रतिकर्षण के कारण, किसके प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉनों के। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे क्या हो रही है, काल्पनिक वृद्धि हो रही है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पे 0.6 +6 इसकी, और अगर हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करी तो इसकी क्या हो जाएगी आपके पास में -0.4 हो जाएगी, T2G सेट हो जाएगा ये आपके पास। क्लियर हो गई बात? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे कोई बात समझ में ना आए तो फटाफट से पूछ लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। चलो आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है इसमें, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षक का ऊर्जा के दो समूह में T2 और इसमें विभाजन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहते हैं।
ये बात ध्यान रखना। लिगेंड की उपस्थिति में क्या हो रही है, डी कक्षक का दो समूह में हमने अभी देखा, यहाँ पे देखा हमने कि जो डी कक्षक है ये है, इसका दो समूह में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, और एक हो रहा है आपके पास में, एक में वृद्धि और एक में कमी। किसी भी लिगेंड की प्रबलता उसके T2G तथा EG समूह के मध्य कक्षकों के विपाटन पर निर्भर करती है। जो लिगेंड T2G वो EG के मध्य विपाटन अधिक करते हैं उन्हें प्रबल लिगेंड कहते हैं, ठीक है। जो विपाटन अधिक करें उनको क्या बोलेंगे, हम प्रबल लिगेंड बोलेंगे, और जो कम करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल लिगेंड बोलेंगे। क्लियर हो गई बात, इतनी समझ गए, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रबल लिगेंड में जैसे आपके पास में क्या आ गया, CN आ गया, EN पता है ना क्या होता है आपके पास में, इथेन 1,2 डाइअमीन, ये होता है, ठीक है। CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO2, है ना, ये सब क्या है आपके पास में, प्रबल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड में क्या हो जाएगा आपके पास में, H2O Br FClOH, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इसका जो आपके पास में यहाँ पे प्रबल है, प्रबल के कारण किस प्रकार से होगा, बना देती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इसको लिखना प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड CN, ठीक है, EN CO और NO2 द्वारा, ठीक है, NO2 द्वारा। तो यहाँ पे किस प्रकार से होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास में तो पहले तो आपने 5D कक्षक बनाने हैं, क्या बनाओगे, 5D कक्षक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बन गया ये आपके पास में 5D। और ये क्या हो जाएंगे, ये विपाटित ये इनका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। एक होगा आपके पास में EG में और एक होगा T2G में, ये हो गया, ये हो गया आपके पास में T2G सेट, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में EG। क्लियर हो गई बात, समझ गए। एज इट इज आपका यहाँ पे भी होगा, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे भी होगा आपके पास में, ठीक है। दुर्बल के कारण, दुर्बल लिगेंड H2O Br FClOH द्वारा, ठीक है। किस प्रकार से होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई, किस प्रकार से, यहाँ पे इसके द्वारा भी सेम एज इट इज यही बनेगा आपके पास में, बना आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बन गया। एक बना आपके पास में, एक गया EG सेट में, एक गया आपके पास में T2G में, ये बना आपका T2G और यहाँ पे बना EG। अब देखो आगे, देखो अब आएगा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में, ठीक है। आगे क्या बोलता है भाई, कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ये जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना निर्भर किस में करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में। जितना ज्यादा प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको, ई अभाव नियम हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं। अभाव का नियम आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जब मैंने आपको कराया था, कौन सा नियम लगता है उसमें, अभाव का, है ना, ठीक है। हुंडी के नियम के अनुसार हम भरते हैं EG समूह में प्रवेश की ऊर्जा तथा T2G समूह में युग्मन की ऊर्जा की तुलना के आधार पर यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। किस प्रकार से भरेंगे हम यहाँ पे, इसको समझते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने किस प्रकार से इसको भरना है भाई, ठीक है, समझ गए। फिलहाल आप इसको लिखो, चलो, ठीक है। तो मैं बताते हैं आपको, पहले तो आपने वही लिखना है, एक लिखोगे आप, एक साइड लिखोगे, क्या लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था आपने, ये प्रबल लिगेंड द्वारा, ठीक है। प्रबल लिगेंड में भी लिख देना है, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड, और एग्जांपल लिख लेते हैं ना प्रबल लिगेंड में। प्रबल लिगेंड जैसे आपके पास में क्या था, CN, और क्या होता है भाई आपका NO2 होता है, प्रबल लिगेंड होता है ना। और दूसरा क्या होता है आपके पास में, प्रबल लिगेंड में क्या आता है, CN आता है, NO2 आता है, EN भी प्रबल आता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये द्वारा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपके पास में किस प्रकार से, तो कहाँ पे देखो कितना आएगा, वही लेना हमने, क्या लेना हमने, D6 लेना है, ठीक है। तो ये बना आपके पास में 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे बनाया आपका 4 और ये बना आपका 5, ठीक है।
ठीक है, चलो अब हम इसको फिल करते हैं, है ना। कैसे, अभाव के नियमानुसार हम कैसे भरते हैं, है ना। पहले इसको भरेंगे 1 1, एक कितने बनेंगे 4 5, और यहाँ पे एक आ गया आपके पास में 6। ठीक है, प्रबल लिगेंडों के, जब हमने न्यूमेरिकल करा था, याद करो न्यूमेरिकल में क्या पढ़ा था, अगर प्रबल लिगेंड होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कम कर देते हैं, है ना। तो जब ये यहाँ पे, जब ये क्या करता है भाई, यहाँ पे 2 पार्ट में क्या करता है, विभाजित हो जाता है ना। 2 भाग में विभाजित होता है, एक जाता है ये आपके पास में Eg में, और एक जाता है आपका T2G में, है ना। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से होता है, ये बन गया आपका Eg सेट, और ये बन गया आपके पास में T2G सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जाएगा आपके पास में कहा जाएगा, ये देखो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये क्या करता है, प्रबल लिगेंड क्या करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम कर देता है ना। तो यहाँ पे पहले इसको भरेंगे हम 1 2 3। अब यहाँ पे आपको पता है प्रबल लिगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कम कर देता है, तो ये इसी को फिल करेंगे, ये इसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, बस इतना ही है। ये प्रबल लिगेंड के लिए। ठीक है, दुर्बल लिगेंड का देखते हैं, दुर्बल लिगेंड का हम देखते हैं भाई, दुर्बल लिगेंड का, दुर्बल लिगेंड के लिए किस प्रकार से आएगा, दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड में क्या क्या था आपके पास में, H2O था, है ना। दुर्बल लिगेंड में क्या क्या था आपके पास में, H2O, Br हो गया आपका, F हो गया आपके पास में, Cl और OH। इसके द्वारा किस प्रकार से बनाएंगे हम, ठीक है, को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो एज इट इज वही बनेगा आपके पास में 1 2 3 4, फिल करो इसको 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक आ जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, अब ये भी ऐसे ही विभाजित होगा, एक बनेगा ये आपके पास में Eg में, और एक जाएगा ये T2G में, है ना। एक किस में जाएगा आपके पास में, Eg में, एक जाएगा ये Eg में, और एक जाएगा यहाँ पे ये T2G में, ये। ठीक है, अब यहाँ पे दुर्बल के कारण क्या हो जाता है, दुर्बल के कारण यहाँ पे ये क्या कर देता है आपके पास में, ठीक है, दुर्बल के कारण ये क्या कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई अंतर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पहले हम देखो इसको भरते हैं हम, ठीक है, पहले हम इनको भरेंगे, इसको भरेंगे, भर दिया। ठीक है, फिर हम ऊपर जाएंगे इसको भरने के लिए, यहाँ, फिर हम यहाँ इसमें जहां पे दोबारा कर था वहां भर जाएंगे। क्लियर हो गया बात। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कर देते हैं, ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर, थोड़ा सा हम इसको बना देते थोड़ा अच्छे से, है ना। चलो भाई समझ गए सब, ये आया इस तरीके से। प्रबल लिगेंड में आपको पता है ये क्या कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बिल्कुल कम कर देता है, और दुर्बल लिगेंड क्या कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा देता है, या उतना का उतना ही रहने देता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये आपके पास में क्या है, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के कारण, इसीलिए मैंने वो दोनों उसमें समझाया था। अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है आपके पास में, कि किसी भी संकर यौगिक, ठीक है, किसी भी संकर यौगिक का स्थायित्व, ठीक है, किसी भी संकर यौगिक का स्थायित्व उसके क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा CFSE पर निर्भर करता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है आपके किसकी, किसी भी संकर यौगिक का स्थायित्व और उसके क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा पर निर्भर करता है, जो है आपके पास में CFSE। क्लियर हो गया, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन, ठीक है, विपाटन क्या हो गया, विघट सेपरेशन हो गया यहाँ पे, और एनर्जी। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, इसे हम क्या करते हैं, निम्न सूत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको मतलब जिस सूत्र से करते हैं वो है आपके पास में, यह आ जाएगा आपका CFSE इक्वस टू, ठीक है। अब मैंने आपको जब एनर्जी बताई थी, किसमें किसमें बताई थी मैंने आपको एनर्जी, एक बताई थी मैंने आपको Eg में, Eg की संख्या, Eg में इलेक्ट्रॉन की संख्या, Eg में इलेक्ट्रॉन की संख्या
इंटू 0.6 प्लस T2G, ये प्लस में है यहाँ पे, T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सूत्र है भाई, और इंटू क्या करोगे माइनस का 0. इसीलिए बताया था, आई बात समझ में। CFC क्या है आपके पास में, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Eg में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 0.6 प्लस T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू माइनस का 0.4। क्लियर हो गई बात। CFSE का मान जितना कम होगा, का मान अगर जितना कम होगा, यौगिक उतना ही उसका जो स्थायित्व होगा उतना ही अधिक होगा। CFSE का मान जितना कम होता है उसका स्थायित्व जो यौगिक है, संकर यौगिक, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अगर CFSE का मान अधिक होता है तो जो संकर यौगिक का स्थायित्व होता है वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं। यदि डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह अनुचुंबकीय होगा। ये तो खैर हमें पता ही है ना, ये तो हमने पढ़ते ही आ रहे हैं कि अगर हमारे डी उपकक्ष में अयुग्मित होते हैं, अ से याद रखो भाई, अ से अयुग्मित, अ से आपका अनुचुंबकीय, अयुग्मित होगा तो अनुचुंबकीय होगा। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर यह प्रतिचुंबकीय होगा। CFT के आधार पर डी ब्लॉक तत्वों में रंगीन आयन बनाने के गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। देखो VBT, अगर आपके पास में CFT और VBT में अंतर आ गया ना, आप आराम से लिख लोगे, क्योंकि जो VBT नहीं कर पाया वो CFT कर पा रहा है ना, क्योंकि हम VBT में हम क्या नहीं पहचान पा रहे थे, हम जो संकर यौगिक का स्थायित्व वो भी हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, हमें ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है। आगे हम रंगीन आयन को रंगीन आयन बनाने के गुणों की व्याख्या भी हम वहां पे VBT के अनुसार नहीं कर पा रहे थे, और CFT में ये सारे गुण अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि डी कक्षकों में Eg और T2G में विभाजन के फलस्वरूप ऊर्जा का स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश में बनता है, जिसके कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, क्या है, जब ये Eg और T2G में विभाजन हो रहा है इनका, तो ये क्या बना देते हैं, ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम बना देते हैं भाई। ठीक है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो विबक्योर हो गया आपके पास में। ठीक है, ये क्या बना देता है, यहाँ पे आपके पास में प्रकाश का स्पेक्ट्रम बना देता है, दृश्य प्रकाश भाग में बनता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पे जो आयन होते हैं वो हमें क्या दिखाई देने लग जाएंगे, रंगीन दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पे VBT भी बता दिया मैंने आपको, CFT भी बता दिया, अंतर आएगा या एक दोनों में से, इनमें से तो देखो तीन में से एक पक्का आएगा, लिख के ले लो, एक आएगा, या तो आपके पास में क्या आएगा, CFT के बारे में बताओ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सिद्धांत क्या है ना, तो ये 8 के 8 थ्योरी आपने लिखनी है, थोड़ा सा हो सकता है एकदम से समझ में ना आए। VBT के बारे में लिख लेना, तो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या आएगा, VBT तथा CFT में अंतर स्पष्ट, आप बड़े आराम से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इसमें रिवीजन कर लेते हैं ना, फटाफट से रिवीजन। ठीक है, तो पहला क्या है, धातु लिगेंड एक प्रकार का आयनिक बंध होता है, जो धातु आयन लिगेंड के मध्य या आसपास आता है तो ये क्या बना देता है, यहाँ पे आपके पास में एक धातु लिगेंड बंध बनाता है, इनके धातु आयन और लिगेंडों के मध्य आकर्षण बल के कारण ये बंध बनता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो जब ये धातु लिगेंड बंध बनाता है, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण डी कक्षकों की क्या हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, पांचों डी कक्षक में समान विन्यास नहीं होते हैं, यह हमने यहाँ पे देख लिया, इसलिए इनकी जो ऊर्जा होती है, इनका जो वृद्धि होती है ऊर्जा में, वो भी एक समान नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है आपके पास में क्या आता है, पांचों डी कक्षकों में लिगेंड की उपस्थिति में ऊर्जा के निम्न दो समूह विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम Eg सेट, दूसरे को बोलते हैं हम T2G सेट। क्लियर। आगे, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षक का ऊर्जा दो समूहों T2G और Eg समूह में विभाजन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहते हैं। किसी भी यौगिक की प्रबलता उसके द्वारा T2G तथा Eg समूह के मध्य कक्षकों में विपाटन पर निर्भर करती है। जो लिगेंड T2G और Eg के मध्य विपाटन अधिक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रबल लिगेंड कहते हैं, तथा जो लिगेंड कक्षकों का विपाटन कम करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, दुर्बल लिगेंड कहते हैं।
प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। ये हमारे प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, ये आपको इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है जो आपका प्रबल लिगेंड होता है ये क्या कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम कर देता है। कल की क्लास में भी हमने जब एक न्यूमेरिकल करा था तो उसमें भी हमने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया था। क्लियर। दुर्बल लिगेंड क्या कर देता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में ज्यादा अंतर यहाँ पे हमें प्रदर्शित नहीं होता है। समझ गए, ठीक है। किसी भी संकर यौगिक का स्थायित्व उसके क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा CFSE पर निर्भर करता है। इसके लिए सूत्र था हमारे पास Eg में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू 0.6, ये आ रहा था ना हमारा E इक्वल टू T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा E इक्वल टू क्या आ रहा था, -0.4 आ रहा था। क्लियर हो गई बात। CFSE का मान जितना कम होगा संकर यौगिक के स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। क्लियर। कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पे क्या होगा, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा। अयुग्मित कब होंगे वो, जब उनमें क्या पाया जाएगा, सॉरी जब अयुग्मित कब होते हैं, जब क्या होता है आपके पास में प्रबल सॉरी दुर्बल लिगेंड होते हैं, है ना। प्रबल तो क्या कर देता है, उनको युग्मित कर देता है, और दुर्बल लिगेंड उनको अयुग्मित ही रहने देता है। CFT के आधार पर डी ब्लॉक तत्वों को रंगीन आयन के गुणों की भी हम व्याख्या कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो डी कक्षकों में Eg और T2G विभाजन के फलस्वरूप ऊर्जा का स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश में बनता है, जिसके कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। ये सब कुछ हमने देखो, बहुत सारी चीजें आपकी पिछली क्लासेस से आ रही, प्रीवियस क्लासेस जो भी हुई है, तो जिसने अगर हर क्लास अटेंड करी है उसके लिए तो आगे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं ना सीढ़ी, तो सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक सीढ़ी मतलब एक बिना कोई सीढ़ी छोड़ के सीधे चढ़े जा रहा है। और जिसको थोड़ा ही जल्दबाजी है, जो एक एक सीढ़ी मतलब ऐसे चढ़ रहा है। सीढ़ियाँ कैसी होती है हमारी, कुछ इस प्रकार से होती है ना। और उसने ये वाली सीढ़ी नहीं चढ़ी और सीधा ये वाली सीढ़ी चढ़ी, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वैसे गिरने वाले काम मत करना, ठीक है। हर क्लास को जो क्लास अगर कभी मिस हो जाती है तो उसको आप संडे को या जब भी आप फ्री होते हैं उसको जरूर देखिए। हर क्लास को आप अटेंड कीजिए, एक क्लास भी मत छोड़िए, क्योंकि क्या पता किस क्लास में आपका इंपॉर्टेंट बताया जाए और वही क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए, कुछ पता नहीं है ना। तो भाई जो CFT है और VBT है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बता दिया, एक VBT और दूसरा जो आपके पास में CFT है, इन दोनों के मध्य अंतर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये भी आप अंतर भी अलग से आप लिख लेना, ठीक है। भले ही यहाँ पे मैंने आपको अंतर मतलब अलग से ऐसे टेबल बना के जो हम बनाते हैं ना, वो नहीं करवाया, जो आपके 4-5 नंबर में पूछ लेता है वो नहीं करवाया, लेकिन आपको अब मैंने बता दिया VBT में क्या होता है, VBT की जो सीमाएं हैं और जो CFT की यहाँ पे उपयोगिताएं हैं, वो सारा कुछ बता दिया है। तो आपका काम क्या है, CFT को अच्छे से पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CFT VBT में से आपके पास 100% श्योर हूं कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। आपके पास में उपसह संयोजन चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आपको मतलब सबको मतलब ऐसा लगता है एग्जामिनर को ये सबसे ज्यादा टफ चैप्टर, अगर वो टफ क्वेश्चन बनाएगा ना यहीं से उठाएगा, यहीं से फंसाएगा आपको। और अगर आपका यही जो क्वेश्चन है, यही आपका आप ये सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो यही यूनिट है, अगर आपने इसको ही अच्छे से समझ लिया ना तो कहीं पे भी आप मार नहीं खाओगे, 100 में से 100 नंबर को ही नहीं रोक सकता आपको। लेकिन वो कब होगा, जब आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, जैसे मैं आपको लिखाती हूँ वैसे करोगे, होमवर्क जो देते हो वो कंप्लीट करोगे, तो आपके 100 में से 95 प्लस आराम से आएंगे। ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पेपर के टाइम। अभी से धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करो भाई, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होगे पेपर से एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन पहले पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल पासिंग मार्क्स लाओगे। पासिंग मार्क्स से कोई आपका कोई फायदा नहीं, आपको एडमिशन मिल जाएगा लेकिन नॉलेज नहीं रहेगी। तो नॉलेज बढ़ाओ, अपनी क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।